Hello friends, myself Ankit and you are watching BioNet। तो आज हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर की लेक्चर सीरीज की थर्ड क्लास है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लूज और एविडेंसेस है जो कि हमें बताते हैं कि हमारी जितनी भी लाइफ है इस अर्थ के ऊपर वो कंटिन्यूसली चेंज हुई है थ्रू आउट द मिलियन ऑफ ईयर्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को जो है वो डेवलप किया है ताकि वो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो सरवाइव कर सके। और इन सब ऑर्गेनिजम्स का जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या मॉडिफिकेशंस हैं वो एज ए एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की तरह काम करती हैं। तो आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स और मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो सिमिलर बेसिक ओरिजिन शो करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स को जो है वो फेस करते हैं। तो इस कारण से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि ये चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके। और ये होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज होती हैं। तो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए ये नए स्ट्रक्चर्स, नए ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स के फोर लिम्स की बात करें तो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट और बर्ड, तो इन सभी का जो ओरिजिन है वो सिमिलर है और ये सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इन पर अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। तो ये अपनी फोर लिम्स को जो है वो उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन की फोर लिम्ब जो है वो ग्रास्पिंग में हेल्प करती है, कैट की फोर लिम्ब जो है वो रनिंग में हेल्प करती है, व्हेल की फोर लिम्ब जो है वो स्विमिंग में हेल्प करती है, और बैट और बर्ड की फोर लिम्स जो है वो फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ओरिजिन होने के बावजूद भी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन पर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। एंड दीज होमोलोगस ऑर्गन्स लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एक और क्लासिकल एग्जाम्पल है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। तो अगर हम इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की बात करें तो इनका ओरिजिन भी जो है वो सिमिलर होता है, इनका भी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के बावजूद जो है इनके माउथ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर का जो माउथ पार्ट है वो च्यूइंग टाइप के होते हैं, बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो साइफनिंग टाइप के होते हैं, मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि मॉस्किटो को जो है वो ब्लड सक करना होता है अपने होस्ट से। फिर उसके बाद हाउस फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो साइफनिंग टाइप के होते हैं। बी की अगर हम बात करें तो इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं।
और अगर हम आंट के माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके माउथ पार्ट्स जो है वो बाइटिंग टाइप के होते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है उसमें आते हैं थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है। थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा का भी जो है वो सिमिलर ओरिजिन होता है। ये दोनों जो है वो एक्सिलरी वर्ड की मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला है वो वो प्लांट की डिफेंस में हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ जो टेंड्रिल्स हैं कुकुरबिटा के, वो जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो दोनों ही जो है वो एक्सिलरी बट है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण जो है वो एक टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है और दूसरा जो है वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी कॉमन एंसेस्ट्री होने के बावजूद भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो ये जितने भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं दे लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें जो है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं वो जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में मूव कर जाते हैं। तो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है। तो इन चैलेंजेस में सरवाइव करने के लिए जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स को जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से उन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। और विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो है वो सेपरेट स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनका कि कॉमन एंसेस्टर है। फिर ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में माइग्रेट हो जाते हैं। दिस इज द इन्वायरमेंट ए, दिस इज द इन्वायरमेंट बी एंड दिस इज द इन्वायरमेंट सी। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है वो अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। तो अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर जो है वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को डेवलप कर लेते हैं और टाइम के साथ साथ ये फिर डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जितने भी एग्जांपल्स हमने पीछे होमोलोगस ऑर्गन्स के पढ़े वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो है वो एक ग्रुप से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो ऑर्गेनिज्म डाइवर्ज होते हैं। तो इसी के कारण जो है इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशंस। तो अगर हम एडेप्टिव रेडिएशंस की बात करें ये भी एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की फॉर्म है। तो एडेप्टिव रेडिएशंस के क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। डार्विन फिंचेस की अगर हम बात करें तो डार्विन फिंचेस भी जो हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही मॉडिफाई हुए। इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो अमेरिकन मेन लैंड से डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड में माइग्रेट हुए जिन आइसलैंड को गैलापेगोस आइलैंड भी कहा जाता है। तो हर एक आइलैंड में जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट फूड के सोर्सेज थे। तो उस फूड सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया। जैसे कि किसी आइलैंड में सीड्स ज़्यादा थे तो उन्होंने अपनी बीक को जो है वो सीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया तो वो सीड ईटर बन गए। कुछ जो थे वो इंसेक्ट ईटर बन गए, कुछ जो थे वो कैक्टस फीडर बन गए और कुछ जो थे वो वुड पैकर टाइप बन गए। तो इस तरह से जो है वो उनकी बीक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में मॉडिफाई हो गई। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो डार्विन फिंचेस मॉडिफाई हुए।
फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के एंसेस्टर भी जो थे वो सिमिलर थे। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल भी जो थे वो कॉमन एंसेस्टर से ही डाइवर्ज हुए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण ये भी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो मॉडिफाई हो गए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका की बेसिक ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है, और बेसिक ओरिजिन के साथ साथ उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम इन्वायरमेंट में जो है वो सेम सिलेक्शन प्रेशर जो है वो फेस करते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो सिमिलर एडेप्टेशंस को जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ताकि वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो अच्छे से अडेप्ट हो सकें। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। तो इसके अगर क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएगा विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगर हम बैट के विंग्स की बात करें तो इसके विंग्स जो है वो स्किन की मॉडिफिकेशन है। अगर हम वर्ड के विंग्स की बात करें तो वर्ड के विंग्स जो है वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है। और अगर हम इंसेक्ट के विंग्स की बात करें तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीगुमेंट। लेकिन इन तीनों का ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो सिमिलर परफॉर्म करते हैं, वो है फ्लाइंग का। तो इस कारण से ये जो है वो एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन्स का। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अगर पोटैटो की अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, और अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें तो ये मॉडिफाइड रूट है। लेकिन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, पर ये फंक्शन जो है वो सिमिलर परफॉर्म करते हैं, वो है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज का। तो ये जो है तो ये भी जो है वो एनालोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पिंडल स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्फिन एंड इक्तियोसोरस। तो अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो ये एक मैमल है, और इक्तियोसोरस जो है वो एक रेप्टाइल है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, वो है स्पिंडल शेप का, क्योंकि दोनों को जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेस करनी पड़ती है वाटर के अंदर। तो दोनों जो है वो अपने स्ट्रक्चर को इस हिसाब से मॉडिफाई करती हैं ताकि ताकि ये जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंट में इजीली स्विम कर सकें। तो दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, एक मैमल है एक रेप्टाइल है, लेकिन फंक्शन दोनों ही सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, वो है स्विमिंग का। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कैक्टस एंड यूफोरबिया। दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, दोनों दोनों प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। दोनों ही जो है वो ड्राई कंडीशंस में पाई जाती हैं। तो दोनों की स्टेम जो है वो वाटर स्टोरेज का काम करती है। तो ये भी एग्जांपल जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स का है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आईज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड आईज ऑफ सिफेलोपोड्स। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की आईज की बात करें, स्पेशली ह्यूमन आईज की, तो इट इज द मॉडिफिकेशन और आउटग्रोथ ऑफ ब्रेन। और सिफेलोपोड की आई जो है वो मॉडिफिकेशन है स्किन की, लेकिन दोनों ही जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो है विजन का। तो ये भी जो है वो एक क्लासिकल एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन्स की। ठीक है। इसके साथ एक और एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन्स का, दैट इज फिन्स ऑफ फिश, फिन्स ऑफ फिश।
एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। तो ये भी जो है एक क्लासिकल एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन्स का। तो अगर हम फिश के फिन्स की बात करें तो फिश के फिन्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं स्किन के फोल्ड से, ठीक है। और तो दूसरी तरफ व्हेल के फ्लिपर्स की बात करें तो ये जो है वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है, लेकिन ये दोनों जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो है स्विमिंग का, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसे टाइप का इवोल्यूशन होता है जिसमें कि एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, पर ये जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेस करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सिमिलर इन्वायरमेंट में जो है वो सरवाइव कर सके। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीनों स्पीशीज का डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन है। Species A have different ancestral origin, species B also have different ancestral origin and species C also have different ancestral origin, लेकिन ये सिमिलर इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे ये सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर को फेस करते हैं, तो उस हिसाब से ये जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स या फिर सिमिलर मॉडिफिकेशंस को डेवलप कर लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और जितने भी एग्जांपल्स हमने एनालॉगस ऑर्गन्स के देखे, ऑल दीज ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये जो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो अपने बॉडी फंक्शन को जो है वो पूरी तरह से लॉस्ट कर चुके हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और इन ऑर्गन्स को जो है वो रूमिनेंट ऑर्गन्स कहा जाता है और यूजलेस ऑर्गन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन ऑर्गन्स का आज हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो थे हमारे एंसेस्टर में फुली फंक्शनल थे, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दूसरा टेल बोन, टेल बोन जो थी वो हमारे एंसेस्टर्स में जो थे वो फुली फंक्शनल थी, लेकिन आज जो है इसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है। थर्ड जो है वो आते हैं विजडम टीथ, ये भी जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि हमारे एंसेस्टर्स में जो थे वो फुली फंक्शनल थे, क्योंकि पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और कच्चा मांस वगैरह खाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी डाइटिंग हैबिट्स जो थी वो कुक्ड फूड पर शिफ्ट हो गई, तो ये जो विजडम टीथ है जिनकी हम थर्ड मोलर भी बोलते हैं, उनका फंक्शन भी जो है वो लॉस्ट हो गया, लेकिन आज भी जो है ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर आता है मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स। मेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स का कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये थोड़े बहुत मेल्स में देखे जाते हैं। फिर आता है नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन उसके बाद आता है ऑरिक्यूलर मसल्स, ये भी जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में जो थे ये फुली फंक्शनल थे। और आज भी देखा जाता है कुछ मैमल्स हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, उनमें जो है ये ऑरिक्यूलर मसल्स जो होते हैं वो फुली फंक्शनल होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और इन्हें जो है वो इवोल्यूशनरी रिडक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये ऑर्गन्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। सो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटाविज्म। तो अगर हम एटाविज्म की बात करें,
It is also known as the sudden appearance of ancestral traits. ठीक है, और रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। ठीक है, क्योंकि ये आज की जनरेशन में पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये जो थे वो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी किसी इंडिविजुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो सडनली अपेयर हो जाती हैं, तो उस फिनोमिना को कहा जाता है एटाविज्म। इसको जो है वो थ्रो बैक भी बोलते हैं और एक्सीडेंटल रिटर्न भी बोला जाता है। तो ये जो है वो किसी किसी इंडिविजुअल में अपेयर होते हैं ड्यू टू रेयर जेनेटिक ग्लिच और म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम इनके क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे ह्यूमन विद स्मॉल टेल, क्योंकि किसी किसी ह्यूमन में देखा जाता है कि पूंछ निकल आती है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। देन व्हेल विद हाइंड लिम्स, क्योंकि व्हेल के अगर एंसेस्टर्स की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स थे, तो उनमें जो थी वो हिंड लिम्स पाई जाती थी। लेकिन आज वो व्हेल्स में जो है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो चुकी है। तो किसी किसी व्हेल में देखा जाता है कि हिंड लिम्स जो हैं वो अपेयर हो गए, तो वो भी एक एंसेस्टरल कैरेक्टर्स है। तो अगर हम हॉर्स के एंसेस्टर्स की बात करें तो उनमें जो थे वो साइड टोज पाए जाते थे, लेकिन आज के हॉर्स में जो है ये साइड टोज नहीं पाए जाते, सिर्फ मिडल टो ही पाया जाता है। तो ये कई बार क्या होता है कि ये साइड टोज जो है वो आज के हॉर्स में भी देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ये भी जो है एक फिनोमिना है एटाविज्म का। देन उसके बाद आता है चिकन विद टीथ्स। चिकन में जो है नॉर्मली टीथ्स नहीं पाई जाती, लेकिन किसी किसी चिकन में जो है वो टीथ्स अपेयर हो जाती हैं। तो ये भी जो है एक क्लासिकल एग्जांपल है एटाविज्म का। सो दिस इज द so this is all about the atavism. So atavism is a kind of throwback which is arise due to some specific molecular glitches or mutation. So these are the examples of atavism. नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है रिकैप्सुलेशन थ्योरी, जिसे कि अर्नस्ट हैक्कल ने दिया था, जिसे कि दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने। अर्नस्ट हैक्कल ने इन 1865 इन 1865। ठीक है, तो इस रिकैप्सुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की ओंटोजेनी है, मीन्स लाइफ हिस्ट्री है, वो रिपीट करती है फाइलोजेनी को, मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोस का। ठीक है, तो जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो सिमिलर होता है बाकी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो से, जैसे कि फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो एम्ब्रियो है वो अपने एंसेस्टर की एडल्ट हिस्ट्री को रिपीट करता है। मीन्स वो जो एम्ब्रियो है वो सबसे पहले फिश में मॉडिफाई होगा, फिर उसमें जो है वो एम्फीबियंस के कैरेक्टर आएंगे, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स के कैरेक्टर आएंगे, देन उसके बाद जो है वो फुली ह्यूमन में डेवलप हो जाएगा। लेकिन उनकी ये जो थ्योरी थी वो गलत थी, क्योंकि आज का जो हमारा मॉडर्न व्यू है वो कहता है कि जितने भी ये एम्ब्रियोज हैं, कि जितने भी ये वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो हैं वो सबसे पहले जो है वो जर्नल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ टेल, फेरेंजियल गिलसिड्स और डेवलपमेंट ऑफ बैकबोन, ये जितने भी जर्नल कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले वो डेवलप होते हैं वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद जो है वो उनके स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस कारण से सभी का जो एम्ब्रियो है वो सिमिलर टाइप का नजर आता है।
तो इस कारण से जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि फिश, सैलमेंडर, टर्टोइज, चिकन, मोंकी, ह्यूमन, इन सब का एम्ब्रियो जो होता है वो इनिशियल स्टेजेस में सिमिलर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्पेसिफिक फंक्शंस डेवलप करना शुरू करते हैं वैसे वैसे इनमें चेंजिंग आती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो था पहले कॉमन एंसेस्टर था। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। तो अगर हम कनेक्टिंग लिंक्स की बात करें तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास टू डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करते हैं इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में। इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है रैटफिश, जिसे कि काइमेरा भी बोलते हैं। तो अगर हम रैटफिश की बात करें तो ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती है बिटवीन कार्डिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। तो अगर हम इसके कार्डिलेजिनस फिशेस वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास जो है वो क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। कैमेरे फिश के जो मेल्स होते हैं उनके पास जो है वो क्लैस्पर्स होते हैं, और उसी के साथ साथ इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कार्डिलेज का बना होता है। और अगर हम इसके बोनी फिशेस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके पास जो है वो ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, और दूसरा इसके पास जो है वो परमानेंट टीथ्स होते हैं। मींस इसके टीथ्स जो हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं कार्डिलेजिनस फिशेस की तरह। तो इस कारण से ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती है बिटवीन कार्डिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोपटेरस। तो अगर हम प्रोटोपटेरस की बात करें तो ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन एनालीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो अगर हम इसके एनालीड्स वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए, और सिगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम इसके आर्थ्रोपोड्स वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास आर्थ्रोपोड्स की तरह ट्रैकियल सिस्टम होता है ब्रीदिंग के लिए। तो इस तरह से ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनालीड्स। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूग्लिना। तो अगर हम यूग्लिना की बात करें तो ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके पास जो है वो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। अगर हम इसके प्लांट लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और अगर हम इसके एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन, और ये जो है वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो इस तरह से इसके पास प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल आता है मिसिंग लिंक्स का, वो है नियोपिलीना, दैट इज नियोपिलीना, ठीक है। विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीड्स एंड मोलस्क, ठीक है। इसके पास एनालीड्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं और मोलस्क के कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो अगर हम इसके एनालीड्स लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास इंटरनल सिगमेंटेशन होती है, और साथ ही साथ इसके पास नेफ्रीडिया भी होता है। और अगर हम इसके मोलस्क लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास मस्कुलर फुट भी होता है क्रॉलिंग के लिए, और दूसरा इसके पास मेंटल कैविटी भी होती है। तो इस तरह से ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन एनालीड्स एंड मोलस्क। और कनेक्टिंग लिंक्स का एक और एग्जांपल है, वो है बेलेनोग्लोसस।
that is Balanoglossus। ठीक है, तो बेलेनोग्लोसस जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में ये जो है वो रिजेम्बलेंस शो करता है एकाइनोडर्मेट से। ठीक है, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकाइनोडर्म्स की तरह होता है, मीन्स स्टारफिश की तरह होता है। और ये जो है वो कोडेट लाइक कैरेक्टर्स भी शो करता है, जैसे कि प्रिमिटिव नोटोकोड, जिसे कि हम स्टोमोकोड भी बोलते हैं, जिसे कि हम स्टोमोकोड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ये जो है वो फेरेंजियल गिलसेट्स भी शो करता है। तो इस तरह से ये बेलेनोग्लोसिस जो है वो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट लाइक कैरेक्टर्स भी जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल 5 एग्जांपल्स पढ़े। फर्स्ट इज द काइमेरा, सेकंड वन इज द प्रोटोपटेरस, थर्ड वन इज द यूग्लिना, fourth one is the neoplina, and fifth one is the Balanoglossus. This is all about the connecting links. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मिसिंग लिंक्स। तो मिसिंग लिंक्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट इवोल्यूशनरी ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती थे। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया मिसिंग लिंक्स। These missing links are also known as transitional fossils. तो अगर हम मिसिंग लिंक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास आएंगे आर्क्योपिटेरिक्स और सेमोरिया। तो अगर हम आर्क्योपिटेरिक्स की बात करें तो ये जो था वो मिसिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो अगर हम इसके रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसकी बीक में जो थे वो टीथ्स प्रेजेंट थे। दूसरा, इसके जो फीदर्ड फिंगर्स थी उसके टिप पर क्लॉज प्रेजेंट थे। ठीक है, और तीसरा, इसके पास लॉन्ग बोनी टेल प्रेजेंट थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो रेप्टाइल्स के थे। तो अगर हम इसके वर्ड लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास मॉडिफाइड फोर विंग्स थे। ठीक है, जो कि इसे फ्लाइंग में हेल्प करते थे। और दूसरा, इसके पास फेदर्स प्रेजेंट थे, which is the most defining character of birds. So this is the missing link between the reptiles and birds. So ये जो अजीब सा क्रिएचर था वो लेट जुरासिक पीरियड में पाया जाता था। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आता है सेमोरिया। सेमोरिया, ठीक है, तो अगर हम सेमोरिया की बात करें, विच इज द मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो अगर इसके स्कल को देखें अगर हम, तो इसकी स्कल जो थी वो एम्फीबियंस की तरह थी और बाकी जो इसका स्केलेटन था बॉडी का वो जो था वो रेप्टाइल्स की तरह था। ठीक है, इसकी जो फोर विंग्स थी, टेल थी, वो सारी जो थी वो रेप्टाइल्स की तरह थी। तो ये भी जो था एक तरह से मिसिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि साइनोडोंट। साइनोडोंट, साइनोडोंट, जो कि मिसिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो अगर हम मिसिंग लिंक को देखें तो इसमें हमने जो है वो 3 एग्जांपल्स को स्टडी किया। फर्स्ट इज द आर्क्योपिटेरिक्स, सेकंड वन इज द साइमोरिया एंड थर्ड वन इज द साइनोडोंट। और इससे पहले हमने कनेक्टिंग लिंक्स के जो है वो 5 एग्जांपल्स किए।
काइमेरा, प्रोटोपटेरस, यूग्लिना, न्यूप्लिना एंड बेलेनोग्लोसस। तो इसके साथ साथ एक और इसका एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक्स का, विच इज लंगफिश। लंगफिश ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक्स का। तो ये जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती है बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिशेस। इसके पास फिश लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। अगर इसके फिश लाइक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ठीक है, और इसके पास गिल्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा अगर हम इसके एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके पास जो है वो लंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन amphibians and fishes. So this is all about the paleontological evidences of evolution. फिर नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मोलिकुलर एविडेंसेस, ठीक है, मोलिकुलर एविडेंसेस। एविडेंसेस अगर हम मोलिकुलर एविडेंसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जितनी भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे मिलकर के जो है वो कोड करती हैं 20 अमीनो एसिड्स को, ठीक है। और ये 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो कॉमन पाई जाती हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, ठीक है। और ये 20 अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में मिलकर के जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं इन अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशंस की वजह से, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो कॉमन ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। और इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है साइटोक्रोम। फर्स्ट इज द जेनेटिक कोड, सेकंड वन इज द साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। तो अगर हम साइटोक्रोम की बात करें तो इसे जो है वो मॉलिक्यूलर क्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लॉक। क्योंकि ये जो साइटोक्रोम है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू अप टू ह्यूमन बीइंग। और इसके स्ट्रक्चर में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आया है थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन। लेकिन इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस में जो है कुछ न्यूट्रल म्यूटेशंस हुई हैं, लेकिन उससे जो है इसके स्ट्रक्चर पर जो है वो कोई भी असर नहीं पड़ा। अगर हम इस प्रोटीन के अमीनो एसिड्स को स्टडी करें तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं जैसे कि चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग, इनका जो अमीनो एसिड स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 100% सिमिलर है, ठीक है। और जितने डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ईस्ट एंड ह्यूमन बीइंग, तो उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस में जो है वो कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस की सिमिलैरिटी के बेसिस पर जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशनरी एक दूसरे से क्लोज है और कौन सी स्पीशीज जो है वो इवोल्यूशनरी एक दूसरे से
डिस्टेंट है या फिर ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो साइटोक्रोम जो है वो एज ए मोलिकुलर क्लॉक की तरह भी काम करता है। ठीक है, सो दीज आर मोलिकुलर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक एविडेंसेस। ठीक है, तो अगर हम मेटाबॉलिक एविडेंसेस की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, तो उनमें एक चीज कॉमन है, वो है ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोडक्शन करना। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स, सब में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड इज ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन, तो अगर हम ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो जितने इवोल्यूशनरी रिलेटेड स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड चिंपैंजी, उनकी ब्लड कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। और जितने भी डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इवोल्यूशनरी डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड फिशेस, तो उनकी ब्लड कंपोजिशन में जो है वो उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ब्लड कंपोजिशन भी जो है वो एज ए मेटाबॉलिक एविडेंस की तरह काम करती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो है हमने दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट इज द ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड वन इज द ब्लड कंपोजिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज sometimes similar traits and characteristics evolved in two distinct lineages independently, such as venoms in scorpions and snakes. This process can be described as option 1 convergent evolution, option 2 microevolution, option 3 macroevolution, and option 4 divergent evolution. So the right answer is divergent evolution. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सिमिलर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व इन टू डिस्टिंक्ट लाइनेजेस इंडिपेंडेंटली, so this is the statement of divergent evolution, so the right answer is divergent evolution. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रिसेंटली आया है CSIR नेट दिसंबर 2025 में। तो क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एनालोगस एंड नॉट होमोलोगस। कौन सा पेयर जो है वो एनालोगस है लेकिन होमोलोगस नहीं है। पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो ट्यूबर, ह्यूमन आर्म एंड व्हेल फ्लिपर, द थॉर्न ऑफ सिट्रस प्लांट एंड द टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट प्लांट, एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फिन्स ऑफ फिश। तो इसमें से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों सही होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन्स की। और ये जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो होमोलोगस ऑर्गन्स के। तो इसमें जो है वो दो ऑप्शंस सही होंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये CSIR नेट जून 2021 में आया है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्रिएट्स एनालोगस स्ट्रक्चर्स,
होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, साइनेपोमॉर्फ्स या फिर प्लियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसीडर ए हाईली डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ lizards which are evolved in a short period of time that occupies different ecological niches in a peninsular India. Which type of speciation process can explain the above pattern? तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है लिजार्ड की, जो कि बहुत छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व हो जाती है और वो ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो एडेप्टिव रेडिएशंस की है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलोगस कैरेक्टर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इज similar traits may not be homologous. Option 2 is similar traits may be a result of convergent evolution. Option 3 is a homologous trait that is derived and shared from a common ancestor is called autapomorphy. And option 4 is homologous characters may show structural similarity but functional diversity. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि होमोलोगस कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करती हैं लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट शो करती हैं। सो ऑप्शन 4 इज द स्टेटमेंट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, हेंस इट इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द प्रोपोज्ड एनालोगस स्ट्रक्चर अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन 1 विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट। ऑप्शन 2 wings of bat and tetrapod digits. Option 3 tendrils of vitis and tendrils of pumpkin. Option 4 tubers of potato and sweet potato. And option 5 fins of fish and flippers of whale. So which of the following option correctly states the analogous structures? तो इन पांचों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट, ये जो है एक एनालोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। सेकंड जो है विंग्स ऑफ बैट एंड टेट्रापोड डिजिट्स, ये जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है, तो ये गलत हो जाता है। टेंड्रिल्स ऑफ विटिस एंड टेंड्रिल्स ऑफ पंपकिन, ये भी जो है एक होमोलोगस ऑर्गन्स का ही एग्जांपल है, तो ये भी गलत हो जाता है। ट्यूबर ऑफ पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज, ये जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट फिफ्थ है फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, ये भी जो है एक एनालोगस ऑर्गन्स का ही एग्जांपल है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।